कोई ब्लड के लिए तड़फ रहा है, कोई मेडिसिन के लिए, कोई 2 वक्त की रोटी के लिए तड़फ रहा है, तो उनको देख, क्योंकि हम किसी से हेल्प लेने नहीं जाते थे, हम ये बोलते थे आपको क्या हेल्प चाहिए। ऐसे नहीं कि एक बंदे की 100-200 की कर दी, नहीं, जब तक उसका ट्रीटमेंट चलेगा। कई बंदों का 2-2 साल हो गए ट्रीटमेंट चल रहा है। हमारा वो काम नहीं है। पर्सनल अकाउंट में हम कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, हम किसी से कैश पकड़ ही नहीं रहे हैं। और हमारी पैरेलली वही टीम चल रही है, और 11 साल पहले जो बंदे थे वही आज हैं। और मोस्टली जितने बंदे हैं, कोई डॉक्टर्स हैं, कोई वकील है, मैं 7 डेज अपना काम खुद करता हूँ। एक बंदा होता है ना जिसके पास कुछ नहीं है, वो शौक में एनजीओ स्टार्ट करता है, और हमारी एक तरीके के एक्सीडेंटल एनजीओ है। फौज के पास अगर खाना नहीं होगा तो वो जंग कैसे लड़ेगी। तो कोई चैनल हमारे तक 11 सालों में नहीं पहुंचे हैं। कम से कम यार साल में 5-10 हज़ार की किसी बंदे के ऊपर मेडिसिन आप लगा दोगे ना, तो उसकी शायद जान बच सकती है। आज तक अपना कुछ बनाया ही नहीं 11 सालों में। भी जिन्होंने सेवा करनी होती है ना, वो एक घर में रह के कर लेते हैं। हम आज भी आपके माध्यम यही बोलेंगे भी एम्बुलेंस चाहिए, आपने किस वे से कैसे देना, आप आ जाओ। बंदा टूट जाता है ना, वो ज़्यादा जुड़ने लग जाता है। तो मैं एक ऐसी जगह बनाना चाहता हूँ जहाँ पे जैसे बच्चे 20, 30, 50 बच्चों के रहने का मैं अरेंजमेंट करूँ। सिर्फ रहने का अरेंजमेंट ना करूँ, उनकी अगर कीमोथेरेपी चलनी है ना, तो उनके इलाज तक का पैसा भी मैं चलाऊँ। आप वहाँ एक अलग से डॉक्टर रखोगे, अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे। जितने करोड़ों रुपए आप खर्चा कर रहे हो ना, उतने में तो आप 1000 पेशेंट अडॉप्ट कर सकते हो। आप क्यों नहीं कर रहे? लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाया और उनसे 10-10 गुना ज़्यादा रेट चार्ज किए उन्होंने। हमने अप्रोच किया लोगों को भी, अगर किसी के साथ भी कोई चीटिंग हुई है तो दे कैन अप्रोच अस डायरेक्टली, और हम ये सारे केसेस प्रो बोनो करेंगे विदाउट एनी फीस चार्ज। काफ़ी चेंजेस आते हैं इंसान में, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशंस को टैकल कर लेता है जो उसने अपनी लाइफ में पहले कभी देखी नहीं होती। जब हमने उन आश्रम्स को अप्रोच किया भी, प्लीज़ आप ऐसे कोई इंसान है उसको आप अपना रखो अपने पास, तो उन्होंने हमें सीधा ही ना कर दिया भी हमारे पास बेड्स नहीं है। लव यू ज़िंदगी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि नेक काम करने में देरी नहीं करनी चाहिए। ये भी सच है कि अगर आप अच्छा काम करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि बहुत सारे लोगों का काफ़िला आपके साथ हो, लेकिन ये भी तय है अगर आप अच्छा काम करते रहते हैं तो बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं। ऐसी ही कहानी है उद्यम एनजीओ की। उनके फाउंडर हैं डॉक्टर संजीव कंबोज। बात करेंगे उनसे इस एनजीओ के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया मैम, आपने हमें अपने प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया। तो उद्यम एनजीओ जो मानवता के लिए हमेशा ही तत्पर है, और ऐसे ही हम 11 सालों से सेवा ऑलरेडी कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। जी सर, सबसे पहले ये बताइए कि इस एनजीओ को शुरू करने का ख्याल आपके जहन में आया कैसे? बिल्कुल, आज से तकरीबन 10-11 साल पहले मैं पंजाब विश्वविद्यालय पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। बीडीएस डिपार्टमेंट में था, और यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने ही पीजीआई हॉस्पिटल है जो नॉर्थ इंडिया का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो अचानक मेरे को वहाँ जाने का मौका मिला। वहाँ देखा लोग, कोई ब्लड के लिए तड़फ रहा है, कोई मेडिसिन के लिए, कोई 2 वक्त की रोटी के लिए तड़फ रहा है। तो उनको देख के कि मैं शायद अपने स्टूडेंट दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ कुछ ना कुछ उनका दर्द, अगर 1% भी उनका दर्द अगर कम कर पाया तो वो ही मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। और उसी से मैंने उस ग्रुप की शुरुआत की। जी सर, आपने जब शुरुआत की थी तब कितने लोग आपके साथ थे, और इस समय कितने लोग आपके साथ जुड़ चुके हैं? हमने तकरीबन 6 दोस्त थे मेरे जी। 1-2 क्लासमेट्स भी थे, और उन सारों के सहयोग के साथ हमने जो शुरुआत की थी, और 11 सालों में लगभग 8 से 10 हज़ार वॉलंटियर्स जो इसमें काम करके गए हैं। और जो पर्सन्स हैं हमारे साथ, क्योंकि कुछ इंडिया ही छोड़ के चले जाते हैं देश विदेशों में, तो तकरीबन 2 से 3 हज़ार जो
कुछ ब्लड डोनर्स हैं, कुछ सपोर्टर्स हैं, वो आज भी हमारे साथ लिंक में हैं। जी सर, जब आपने इस एनजीओ की शुरुआत की थी तब किस तरह का रिस्पांस मिलता था? फैमिली से कैसा सहयोग मिला या नहीं मिला, या फिर कुछ लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, या कई लोगों ने ये भी कहा होगा ये क्या काम कर रहे हैं, ये क्या एनजीओ होती है? तो कैसा रिस्पांस था जब आपने ये अपनी बात लोगों के सामने रखी कि हमने एनजीओ शुरू करनी है? बिल्कुल, हर पर्सन का एक डिफरेंट रिस्पॉन्स होता है जी। बट हमने इसको कभी शो ही नहीं किया था कि ये एनजीओ है। अच्छा। क्योंकि हम किसी से हेल्प लेने नहीं जाते थे, हम ये बोलते थे आपको क्या हेल्प चाहिए। जी। हम पहले लोगों की हेल्प करते थे। अगर किसी फैमिली में ब्लड रिक्वायरमेंट तो नॉर्मल है, हमने ऐसे नहीं जाके बंदों को जोड़ लेना भी तू मेरे साथ जुड़ जा, अच्छा। तो इतना कंट्रीब्यूट कर, बिल्कुल नहीं। हम बोलते थे आपको क्या ज़रूरत है, उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों को कंप्लीट करना। जब वो कंप्लीट हो जाती थी बंदा बोलता था अब मैं आपके लिए क्या करूँ, तो उसको हम बोलते थे भी आप हमारे साथ जुड़ जाए। तो इस तरीके का, क्योंकि 11 सालों के आज तक हमें नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला ही नहीं, क्योंकि हमने फ़ंड के लिए या कुछ उस चीज़ों के लिए काम ही नहीं किया। और जैसे लोगों की हेल्प करते थे वही लोग आगे हेल्प करते थे। जैसे वो सलमान खान की मूवी थी, वो शायद उससे भी पहले हमने वो कंसेप्ट अपना चुके थे, क्योंकि मैंने मूवी वो बाद में देखी थी, बट वही कंसेप्ट मैं पहले चल रहा था कि मैं 2-3 बंदों की हेल्प करूं, वो आगे हेल्प करते थे। और फैमिली की तरफ से मेरे को कभी आज तक नहीं बोला, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई लिखाई भी टाइम पे करता था। तो जो अपना टाइम, क्योंकि वक्त सबके पास होता है, तो अगर थोड़ा सा टाइम अगर आप अपनी पर्सनल चीज़ों से हटा के वो सोसाइटी को देते हैं तो सब चलता है। हाँ जी, वाकई है दोस्तों, अक्सर ही कह दिया जाता है कि हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन वक्त तो निकालना पड़ता है। 24 घंटे सबके पास होते हैं, कोई बर्बाद कर लेता है, कोई आबाद हो जाता है। बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि सबका सहयोग मिला और आप सिर्फ मदद करते थे। तो सर ये बताइए कि जब आप मदद करते हैं तो बहुत सारे फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो क्या लोग अपने आप दे देते हैं या आप किस तरह से मैनेज करते हैं ये सारे खर्चे? फंड्स का ये है कि जो हमारी मेन टीम मेंबर है फाइनेंशियली वो खुद ही साउंड है इतनी, जी ठीक है। हाँ, हर बंदा अपनी जेब से, मैं भी कहूँ मैं अपनी जेब से ही लगा रहा हूँ, वो गलत बात है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम मंथली जैसे केसेस अडोप्ट करते हैं। मान लो ये 10 केसेस, ऐसे नहीं कि कोई टाइम देख के हेल्प करने, दिन देख के, जो अचानक इमरजेंसी में कुछ भी केस आ जाता है, जो इतना मतलब फाइनेंशियली बिल्कुल ही वो नहीं कर पाते, जैसे पीजीआई, या हम मोस्टली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के केस अडोप्ट करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, केस देखा, उसकी वेरिफिकेशन की, फिर एक मैसेज फ्लैश जो हमारे खुद के लिंक्स के होते हैं, कोई स्टूडेंट हमारा दोस्त रहा हुआ है, कैसे रहा हुआ है, ऐसे नहीं कि हम फॉरवर्ड सोशल मीडिया पे कर दिया, नहीं। जो हमारे ही लिंक के बंदे होते हैं वही अपने दोस्तों, मित्रों, परिवार से कुछ ना कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर वो डायरेक्ट ही हम बोलते हैं, हम 80% तो वो लोगों को बोलते हैं कि यार वो पेशेंट है, आप डायरेक्ट जाके उसकी हेल्प कराओ। आप नहीं जा सकते, हमारा एक बंदा जाएगा, आप उसके लिए केमिस्ट को पे कर देना, जो भी केमिस्ट से वो बाय करेगा मेडिसिन, तो वो बहुत इजीली होता है। हमारी 100 में से 80% लोगों की हेल्प डायरेक्ट होती है और 20% ही हमारी एनजीओ का अकाउंट थ्रू होती है, क्योंकि डायरेक्ट बंदे को पता लगे, जब वो एक बार हेल्प करने आता है वो एनजीओ के साथ जुड़ जाता है। सो हमारा वे ऑफ वर्किंग इस तरीके का कि वो डायरेक्ट हेल्प, और पेशेंट भी जब ऐसे नहीं कि एक बंदे की 100-200 की कर दी, नहीं, जब तक उसका ट्रीटमेंट चलेगा, कई बंदों का 2-2 साल हो गए ट्रीटमेंट चल रहा है। हमारा वो काम नहीं है भी ऐसे 100 केस पकड़ लिए, रोज 10 पकड़ लिए, नहीं। अगर एक केस पकड़ा हुआ या 2-3 पकड़े हुए, पहले उनकी हेल्प करनी है। ये नहीं भागना भी हमने शो करना, हम तो इतनों की करना। क्वांटिटी बढ़ाने से काम नहीं होएगा, क्वालिटी वर्क करो, कम कर लो और बेटर कर लो, जिससे वो एक बंदे की ज़िंदगी तो सही तरीके से बचा पाए ना। सो वो रेगुलरली केसेस लंबे समय से चलते हैं, लोगों को विश्वास होता है यार ये इतने बंदे इतने टाइम से इस बंदे की हेल्प कर रहा है। सो ये हमारा फंडिंग का सोर्सेज है। आज तक हमने कोई रिसिप्ट बुक या वो इस तरीके का आज तक नहीं काटी। हाँ, फ्यूचर में कुछ भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम ऐसा काम भी लोगों से फंड रेज भी करेंगे और वो सारों के सहयोग से चलता रहेगा। सर आप बताइए कि आपकी एनजीओ कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, यानी कि किन किन लोगों की मदद करती है, क्या क्या और कैसे कैसे मदद करती है? बिल्कुल, जो हमारा स्टार्टिंग काम स्टार्ट हुआ था वो इमरजेंसी ब्लड और प्लेटलेट्स के ऊपर स्टार्ट हुआ था। ब्लड प्लेटलेट्स के अलावा फिर हमारा काम स्टार्ट हुआ मेडिसिन हेल्प पे, जो बिल्कुल ही ऐसे नहीं कि पैसे दे आओ, नहीं, हम मेडिसिन बाय करते हैं। या सर्जरी कोस्ट, जो भी सर्जरीज तो सारों की नहीं करवा सकते, कभी मंथली में एक आधी, बाकी मेडिसिन कोस्ट हम जो बियर करते हैं उनको खुद जाके, ऐसा नहीं कि पैसे दे आए, अगर डेली ज़रूरत पड़े तो डेली हमारा वॉलंटियर जाएगा। दूसरा काम मेडिसिन हेल्प पे था। तीसरा काम
हमारा था जैसे क्लोथ्स वगैरह हो गए, बच्चों को हो गए, सर्दियों में विंटर्स में क्विल्ट रजाइयाँ हो गई, ब्लैंकेट्स हो गए, जैकेट्स डोनेशन हो गई, कई ओल्ड क्लोथ भी देते हैं। उसके अलावा हमारे पीजे लंगर लगाने, जैसे यूनिवर्सिटी टाइम तो हमारा मंथली एक लंगर लगता ही था। उसके बाद जैसे कोविड टाइम तो 80 दिन भी हमारा लंगर चला है। इसी कोविड में जो रिसेंटली अभी जो सेकंड वेव गई है तो 65 डेज़ हमारा होम टू होम डिलीवरी चलती रही। हमारी एक वैन है तो पेशेंट्स के घरों तक जो बंदे नहीं कर पाते थे, ग्रोसरीज हेल्प हमारी जो राशन सेवा है वो रेगुलरली कई फैमिलीज अडोप्ट किए हुए हैं। चंडीगढ़ ही नहीं बाकी सिटीज़ में भी हमारी वो सेवा चल रही है। और इसके अलावा हमारे कई 4-5 लोगों को जो घर टूट गए थे उसमें भी हमने खुद बना के हेल्प की है। थोड़ी बहुत हम मैरिजिस में हेल्प, मैरिजिस में क्योंकि दहेज वगैरह का हम नहीं सपोर्ट करते तो वहाँ पे जो उनकी रोटी, जैसे आप हिंदी पंजाबी में बोल रहे हैं, रोटी के लिए जो खाने के लिए जो हमने सेवा के लिए वो हेल्प की गई है। इसके अलावा हाँ, ब्लाइंड बच्चों के लिए हमने रीडिंग राइटिंग का काम करना, उनके लिए एग्ज़ाम्स लिखने, उनकी प्रिपरेशन करवानी, कईयों के क्रिकेट मैच भी, उनकी प्लेस का जो क्रिकेट खेलते हैं उनमें भी सपोर्ट करना है। नेशनल लेवल पे उनकी इवेंट्स करवाई गई हैं। बहुत से बच्चे जो कैंसर से फाइट कर रहे हैं उनके साथ टाइम अपना बर्थ एनिवर्सरी या जो भी होते हैं, मार्टियर डेज होते हैं, उनके साथ सेलिब्रेट करना है। इवन हमारे चीफ गेस्ट भी कैंसर वाले बच्चे होते हैं, सो उन्हीं के लिए थोड़ा सा फंड रेज करते हैं, उनकी मेडिसिन पे ही लगा देते हैं। और एक हमारी एम्बुलेंस तो हम नहीं ले पाए, एक नॉर्मल गाड़ी है जो हम डेड बॉडी तक हमने उसी गाड़ी में हमने उठाना, पेशेंट्स को 200, 400, 500 किलोमीटर तक छोड़ के आना, फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया है। ठीक है, हमारे इवन कैंसर डायग्नोसिस चेकअप कैंप जैसे मेदांता से बसेस मंगवा के हमने, मेडिकल कैंप, 2 हमारी डेंटल क्लिनिक्स हैं जहाँ पे मैं खुद ही अपना टाइम, वो भी चैरिटेबल रेट्स पे हम चलाते हैं। जो आप कंपेयर भी करोगे तो मार्केट से 50%, कम से कम 50% वो रेट्स कम होंगे और अपना क्वालिटी वर्क देते हैं। ऐसी चीज़ें नहीं हैं। इवन कहीं फ्लड आ जाएँ वहाँ भी हमारी टीम्स पहुँचती है, जो भी होता है। इवन किसान प्रोटेस्ट पे भी हमने जैसे ब्लड कैंप भी लगाया, क्योंकि हमारा किसी धर्म जात किसी उस चीज़ों से नहीं है। हर कास्ट के, हर धर्म के, हर रीजन के हमारे साथ बंदे हैं, तो हम जहाँ भी ज़रूरत पड़ती, हमारा काम है सिर्फ हेल्प और सहायता करनी। ठीक है, इस तरीके से और भी अनेक कार्य हैं जैसे कि व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल्स, ठीक है, अनगिनत जो हमारे काम है। मतलब इन्वायरमेंट रिलेटेड हो गया, ट्री प्लांटेशन, एक मास लेवल पे हम काम करते हैं प्रोजेक्ट चला के। शूज़ डोनेशन हो गया, बच्चों की फीसिस भरनी, बच्चों को एजुकेट करना, जहाँ तक भी हमारा हो सकता है। इवन हम इवेंट्स भी हर एनुअली, स्टैचू शहीदों के साफ़ करना, उनकी साफ़ सफाइयाँ करनी। मतलब ये नहीं पॉलिटिशियन की तरह कि एक दिन उसको हार डाल दिया और भूल जाओ। हमारी एक अबोहर एकेडमी चल रही है, वो फ्री आर्मी की कोचिंग दे रहे हैं फिज़िकली लड़के लड़कियों को, वो MS एकेडमी के नाम से है। मतलब हर चीज़ें हम टाइम टू टाइम, हमारे एडवोकेट गौरव राणा जी हैं, वो फ्री लीगल उन्होंने एक सेल बना रखा, जिनको मतलब केस नहीं भी लड़ सकता, कोविड में फ्रॉड चल रहे थे तो वो फ्री उनको मतलब लीगल असिस्टेंस भी देते हैं। जो भी हमारे सामने आता है मतलब हम कोशिश करते हैं किसी भी तरीके की। इवन एनिमल्स के लिए भी हमारा एक एनिमल नेशन नाम से एक ग्रुप है छोटा सा, तो वो एनिमल्स को फीड करना, ठीक है। कई बार एनिमल अडोप्शन के लिए भी हम कह देते हैं, जितना हमसे होता है। जैसे कई बार बर्ड्स को रेस्क्यू करके ले आना, डॉग्स को करके ले आना, मतलब जो भी हमारे सामने आएगा हम हर तरीके की। शायद मैं खुश नसीब हूँ और मेरे टीम वॉलंटियर इतने जो ब्लेस्ड हैं कि हम जो भी हमारे सामने काम आएगा ना हम करेंगे। शायद इंडिया की मेरी फर्स्ट NGO होगी कि कोई भी काम हमारे सामने आएगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं, जितना भी हम कर पाए अपने बेस्ट अपना एफर्ट देंगे। काबिले तारीफ़ है आपका ये काम। दोस्तों, वैसे भी कहा जाता है कि एक विकसित देश वही होता है जहाँ पर लोगों को शिक्षा मिले, चिकित्सा सुविधाएं मिले और साथ में वातावरण का ध्यान रखा जाए। तीनों काम आप बाखूबी कर रहे हैं, इसलिए सलाम है आपको और आपकी टीम को। सर, ये बताइए कि आपने कहा कि आप रसीद नहीं देते, तो आप किस तरह से ये सारा रिकॉर्ड रखते हैं कि किसने पैसा दिया? अगर किसी ने आपको डोनेट किया है, वो कल को आपको पूछता है कि मेरे पैसे कहाँ पर लगे हैं, तो किस तरह से ये सारा आप मेंटेन करते हैं रिकॉर्ड? रिकॉर्ड का क्या, हमने एक मैसेज डाल देना भी इस बंदे को इतने बजट की मेडिसिन चाहिए जी। हमने एक्स्ट्रा कुछ इकट्ठा ही नहीं करना। मान लो हाँ, फिर भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूटर दोस्त होते हैं, वो कुछ एक्स्ट्रा डाल देते हैं, ठीक है। तो हम उनको
बोलते हैं भी ये आपके अमाउंट एक्स्ट्रा आ चुकी है, हम नेक्स्ट पेशेंट पे लगा दें, तो उन बंदों को 24 आवर में अपडेट मिल जाती है। हम केस को लंबा नहीं खींचते हैं, ठीक है। हमने एक टाइम पीरियड रख रहे हैं ना भी, इसके लिए हमने 48 डेज़ ही हमने फ़ंड रेज़ करना है, वो सोशल मीडिया व्हाट्सएप पे रेज़ करना है। अगलों को 90% अब पेशेंट का मतलब बोलते हैं भी यार इतनी मेडिसिन चलनी है, मेडिसिन दिलवाओ, ठीक है। वो तो हो गया कि डायरेक्ट हेल्प होगी। दूसरी क्या है, हमारी एनजीओ के अकाउंट की, तो वो अगर जो बंदा एनजीओ, क्योंकि हमारे पर्सनल अकाउंट में हम कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, हम किसी से कैश पकड़ ही नहीं रहे हैं, ठीक है। और हम ऐसे नहीं है कि एनआरआई जोड़ रखे हैं कि वो पैसा दे रहे हैं, नहीं। जो भी हमारे साथ है, हमारा फैमिली मेम्बर जिसने हमारे ग्रुप से हेल्प ली हुई है, जब वो हमारे से लिंक्ड है, वो कंट्रीब्यूट भी करेगा तो उसको पता भी यार मैं अपने घर पे या मैं अपने परिवार में दे रहा हूँ। तो आज तक 11 साल हो गए किसी एक बंदे, नहीं तो आप देखते हो एनजीओ का सुबह पैसा आता है, शाम को उनमें झगड़ा हो जाता है। 11 साल में सिंगल जो पर्सन, जो फाउंडर मेंबर थे आज भी वो हैं, हमारे कैशियर भी मतलब वही हैं। कभी आज तक जैसे होते हैं ना, एक छोटा सा गांव का क्लब नहीं चलता, और हमारी पैरेलली वही टीम चल रही है, और 11 साल पहले जो बंदे थे वही आज हैं। मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, इतना ब्लेस्ड हूँ कि लोग, हमें जो लगता है किसी को भी यार इतना पैसा इधर हो गया, हमारे बंदे बोलते ये लो 50,000 लाख रुपये अपनी जेब से देने को हमारे रेडी रहते हैं। तो पैसे का कुछ झगड़ा ही नहीं होता। एक होता है ना जहाँ लाखों रुपए डोनेशन आए, ऐसा डोनेशन हम इकट्ठी नहीं करते, हम बोलते इतनी चाहिए इतनी रेज हो जाए। इसी तरीके से हमने आज तक ऑफिस तक नहीं बनाया, या आप बैठे भी हो तो हमारी क्लिनिक में बैठे हो, क्यों? क्योंकि जो ऑफिस चलाने में लिए हज़ारों रुपया लगता है, ठीक है। हम बोलते हैं यार जो हमारा वर्किंग एरिया हॉस्पिटल है वहाँ है, वहीं हमने हेल्प करनी। पेशेंट जिसने डोनेट करना उसको भी वहीं बुला लेते हैं। मैं ऑफिस बुला के यहाँ पैसा क्यों अपने पास इकट्ठा करूँ? मैं उनको बोलता भाई यहाँ डोनेट करना, आप वहाँ आओ। जब बंदा बोलता है यार मैंने डोनेशन वाली साइड पे जा रहा हूँ, इनमें कुछ धोखाधड़ी है ही नहीं। और मोस्टली जितने बंदे हैं, कोई डॉक्टर्स हैं, कोई वकील है, मैं 7 डेज़ अपना काम खुद करता हूँ। जो लोग बोलते होंगे ये बंदा अभी पैसे कैसे कमाता होगा, मैं, आप अभी आए हो तो इसके पहले मैंने पेशेंट किया है, हमारे सामने भी देख रहे थे, सामने किया। तो मैं 7 डेज़, हमारी दोनों क्लिनिक है, मैं 350 किलोमीटर दूर 4 दिन इधर रहता हूँ चंडीगढ़, 3 दिन अबोहर रहता हूँ, तो 7 दिन मैं अपना काम करता हूँ और अच्छा खासा मैं अपना रोज़गार कमा लेता हूँ। तो परमात्मा की दया, हमें कुछ हमारे बंदों को, जैसे कोई सारे अच्छे घरों से हैं, एक बंदा होता है ना जिसके पास कुछ नहीं है, वो शौक में एनजीओ स्टार्ट करता है। और हमारी एक तरीके के एक्सीडेंटल एनजीओ है जी। जैसे मैंने देखा सामने ज़रूरत पड़ी एक की हेल्प की, तो अच्छा लगा तो काम करते गए, तो वो फिर एक शौक, एक पैशन बन जाता है। तो हम उस वजह से करते हैं, ये इस वजह से नहीं भी यार इसको चलाना ज़रूरी है, नहीं है। तो अपने आप कारोबार जुड़ता जाता है। और बिना पैसों को भी, पैसा तो चाहिए बिल्कुल, बट बिना मांगे भी बहुत सारी, अब वही मेरे थिंकिंग है कि अगर आपके साथ अच्छे लोग जुड़ गए ना तो पैसा अपने आप आ जाएगा। बहुत सी एनजीओ के पास पैसा होता है बट उसको चलाने वाले लोग नहीं होते, क्योंकि जहाँ पैसा आएगा वहाँ खराबी होएगी। हाँ, मैं अपनी टीम के ऊपर भी, वॉलंटियर्स के ऊपर भी पैसा जरूर लगाता हूँ। ये नहीं मैं 100 का 100 रुपया ही डोनेट कर मतलब लगा देता हूँ। जिन्होंने डायरेक्ट देना है उनके लिए डायरेक्ट है। कुछ मेरे दोस्त अपने फैमिली मेम्बर है, वो कुछ ना कुछ अमाउंट चैरिटी करना चाहते हैं, तो उनमें से जो हमारे वॉलंटियर गरीब होते हैं उनको आने जाने का पैसा, रोटी का पैसा, तो वो मैं ज़रूर, मेरी कोशिश होती है कि मेरे जो वॉलंटियर हैं उनकी पॉकेट्स पे वो अपने काम रोज़गार छोड़ के आ रहे हैं ना, उनके ऊपर इफ़ेक्ट ना पड़े। हर एक बंदे का मतलब मैं ध्यान जरूरी है। अगर हमारी टीम, वही बोलते हैं ना, फौज के पास अगर खाना नहीं होगा तो वो जंग कैसे लड़ेगी। तो उनके लिए मेरा जो ज़रूरी, मेरी सोच यही है कि कम से कम उनकी जेब में, उनके पेट में खाना होगा तो वही ब्लड डोनेट कर पाएंगे। क्योंकि अगर हज़ारों लाखों रुपए में भी कोई ब्लड की बोतल आज मार्केट से नहीं मिलती है, तो अगर वो लड़के आपके सही रेडी होंगे, खुश होंगे, तो आपकी टीम चलती रहेगी। सो निरंतर 11 साल से विदाउट एनी ब्रेक, कभी अप डाउन्स नहीं हुआ। कुछ होते हैं लाइफ में, बट मैंने आज तक ये नहीं बोला भी आज मैं ये सेवा बंद कर रहा हूँ, इतने दिनों में बाहर जा रहा हूँ। कंटिन्यूसली हमारा आज तक, हाँ, नहीं तो लोग होते हैं अपना कोई डिप्रेशन में जाते हैं, कुछ अगर सेवा ही करनी है तो ये ना वो ख़त्म होने वाली होती ना बंद होने वाली होती, आपको रेगुलरली करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप कंट्रोवर्सी में फंसोगे नहीं, हाँ कंट्रोवर्सी में नहीं फंसोगे तो आप, ठीक है, रेज नहीं हो पाओगे। क्योंकि आजकल हर बंदा अपने आप को कंट्रोवर्सी में फंसा के रेज हो जाता है। तो हम बोलते हैं यार साइड में जितना कर लेंगे हम, चाहे छुप के कर लेंगे मीडिया के सामने से। सो आपका थैंक यू कि आप हमारे तक पहुँचे हो। तो ऐसे कोई चैनल हमारे तक 11 सालों में नहीं पहुँचे हैं।
ठीक है, तो आपका भी शुक्रिया अदा। सर ये बताइए कि कहाँ पर आपकी एनजीओ काम करती है? भारत में क्या सभी राज्यों में करती है या विदेशों में भी करती है? कहाँ पर इसके ऑफिस हैं या इसके कार्यकर्ता हैं? बिल्कुल, जो पहले तो जैसे अभी थोड़ा काम मेरा ज़्यादा हो चुका है अपना प्रोफेशनल वर्क, तो पहले लगभग ये 33 सिटीज़ में हम नॉर्थ इंडिया के 33 सिटीज़ कवर करते थे। आज भी उनमें से 10-15 जगह एक्टिव वॉलंटियर हैं। जैसे पंजाब का मोस्टली एरिया हो गया, ठीक है, पंजाब, अबोहर, फिरोजपुर, फाजिल का जितनी बेल्ट है ये वाली है, ठीक है। उसके बाद हमारे जो सिरसा, हरियाणा, फतेहाबाद एरिया, उस जगह में भी हमारे एक्टिव वॉलंटियर काम कर रहे हैं। दिल्ली में भी हमारी एक ब्लड के ऊपर टीम है, ठीक है। इसके अलावा जो विदेशों में हमारे यूके, लंदन, जो पीछे पोस्टर है वो लंदन टीम का ही है। लंदन में मेरे बड़े भाई हैं हरजीत कंबोज जी, तो वो एक्टिवली 4 सालों से वहाँ पे काम कर रहे हैं, अच्छे वे में कर रहे हैं। उन्होंने लंदन उद्यम नाम से ट्रस्ट भी बना रखा है, तो वो इंडिया को भी सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद न्यूजीलैंड में भी मेरा ब्रदर है दीप कंबोज, वो भी टाइमली सपोर्ट करता है। ऑस्ट्रेलिया में भी मेरे ब्रदर हैं, तो वो हर तरीके की, अबे जी हैं और एक ब्राह्मण है लड़का, जो भी इंडिया से वहाँ जाता है। इवन न्यूजीलैंड में भी सतवंत है मेरा दोस्त, ठीक है। कनाडा में मेरा जो है जसविंदर वीर जी हैं, मतलब वो बंदे मेरे साथ यूनिवर्सिटी रहे हुए हैं जी। जब एक थाली पे हम खाते हैं तो वो साथ रहे हुए हैं, और कुछ फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो वो जहाँ भी जाते हैं वो वहाँ पे ब्लड का तो उन्होंने फर्स्ट डे से ही अपना काम मतलब कर देते हैं। कनाडा में मेरे डॉक्टर्स भी हैं कुछ, जो मेरे दोस्त हैं, सीनियर्स हैं, तो जो भी, इवन ऑक्सफोर्ड में भी मेरा दोस्त है, तो वो जितने होते वो टाइमली हमें हर तरीके की, कभी मतलब ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि जो बंदा सिर्फ फंड पैसा करेगा वो काम नहीं होता। जब हमारे पास इतने अच्छे दोस्त मित्र हैं, भाई बंधु हैं, तो हमें कभी कमी नहीं आती, ऐसे बोलिए। मतलब 11 साल हो गए, हमने आज तक ये नहीं कहा भी हमें कमी आ गई, क्योंकि हम काम उतना, जितनी पैर उतने पसारो जितनी चादर बड़ी है, यही नहीं। आप दुनिया के, हाँ, हम जो भी काम करते हैं उसको ऊपर प्रॉपर टाइम देते हैं, हर सिटीज़ की टीमों को प्रॉपर हम चलाते हैं। ये ट्राई सिटी एरिया हम बहुत अच्छे से कवर करते हैं। सर ये बताइए कि 10-11 सालों में ज़्यादातर आपने किन लोगों की मदद की है? क्या वो पेशेंट्स रहे हैं या एजुकेशन की फील्ड में आपने मदद की है? ज़्यादा कौन सा वर्ग है जो आप तक अप्रोच करता है मदद के लिए? बिल्कुल, ज़्यादातर हमारी हेल्प ही पेशेंट्स के ऊपर रही है। बहुत से कैंसर पेशेंट्स बच्चे हैं पीजीआई में, ठीक है, अलग अलग हॉस्पिटल्स में हैं, डीएमसी में भी हमारी प्रॉपर टीम है, लुधियाना में भी। तो हमारा फोकस रहता है जो बच्चे, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ ग्रो करनी है, और एक बीमारी से बच्चे को बचा पाए ना, एजुकेशन एक ज़रूरी है, वो है नेशन को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। बट उससे ज़्यादा भी अगर बंदे की हेल्थ ही ज़िंदगी ना हुई तो वो पढ़ के भी क्या करेगा, ठीक है। जो मेन मोटिव, अगर वो 10 रुपए की दवाई के पीछे भी मर रहा है ना, ठीक है। रोटी का भी इंडिया में होता है, रोटी तो गुरुद्वारा, मंदिर, लंगर फिर भी चल जाते हैं, ठीक है। आज लंगर वेस्ट भी बहुत होते हैं, तो जो दवाइयों के लंगरों की, बिल्कुल मेडिसिन की जो हेल्प है ना, मैं सभी को ये बोलता, अपने बर्थ एनिवर्सरी जो भी है, अपना जब मैरिज एनिवर्सरी है, कम से कम यार साल में 5-10 हज़ार की किसी बंदे के ऊपर मेडिसिन आप लगा दोगे ना, तो उसकी शायद जान बच सकती है। कीमोथेरेपी कितने की होती है? 5 से 10 हज़ार की होती है। एक बच्चे की 5 से 6 होनी है। 5 बंदे मिल के भी एक बच्चे को पूरी ज़िंदगी दे सकते हैं, ठीक है। मेनली हमारा फोकस वही मेडिसिन हेल्प के ऊपर होता है। कई बार डेड बॉडी, उन बच्चों डेथ हो जाती है, उसके बाद कैंसर वाले बच्चे को पहले ब्लड चाहिए होता है, ब्लड की हेल्प करते हैं, मेडिसिन चाहिए, फिर उनको मोटिवेट करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, अपने बर्थडे उनके साथ मनाने, उनको खुशियाँ देनी कि वो उस चीज़ से उबर सकें, ठीक है। फिर कुछ ना कुछ बच्चों की डेथ भी हो जाती है, उनके घर तक उनको छुड़वाना। उन फैमिलीज़ के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो उनका दाह संस्कार तक बच्चों को क्रिमिनेट वो कर सकें। तो हमारी कोशिश रहती है कि जितना भी हमसे बन पाता है, क्योंकि हम ये नहीं कि इंटरनेशनली हम कर रहे हैं, जितना भी बन पाता है हम, हमारी जो नेक्स्ट जो हमारी सोच यही है कि हम 1-2 एम्बुलेंसेज ऐसी लें जो हम बच्चों के लिए स्पेशली रखें, या जो पेशेंट्स है जो घर अपनी डेड बॉडीज़ नहीं ले जा सकते। इवन हमने बरेली तक शायद वो 2200 किलोमीटर वहाँ तक भी, क्योंकि हम हमें भी रेंट पे बाय करनी पड़ती है एम्बुलेंस। तो कोशिश हमारी नेक्स्ट जो जाएगी वो यही जाएगी कि एक
एम्बुलेंस हमें सारे आपके चैनल के माध्यम से भी कि कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन उस चीज़ों के लिए, क्योंकि हमने आज तक अपना कुछ बनाया ही नहीं 11 सालों में। तो हम डायरेक्टली एक गाड़ी है हमारे पास, वो उसी से हम सारा हमारे लिए चलती है, उसी में हम राशन ढोते हैं, उसी में हम पेशेंट को भी उठाते हैं। सो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि उसी में सारी चीज़ें करनी, मतलब एक ही घर में आप उसी में रसोई बाथरूम वो चीज़ें आप मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि क्वालिटी वर्क क्योंकि हम लाखों रुपए लोगों पे लगाया, तो हम उन चीज़ों को मांग भी नहीं सकते हैं कि आप हमें दो जी, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि डायरेक्ट पेशेंट, बट ये एक हमारे लिए एक चुनौती भी आ रही है और हमें ज़रूरत भी इस चीज़ों की बहुत है कि एक एम्बुलेंस हम खरीद पाएँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट, जो ट्राई सिटी में तो कर पाएँ, जो बंदा अफोर्ड कर सकता है वो तो कम से कम उस चीज़ को उस तरीके से जो उसमें ऊपर खर्चा है वो कर पाए जी। हाँ जी सर, आप बताइए कि क्या सरकार की ओर से कभी कोई सहायता मिली है, कभी किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने आप तक अप्रोच की है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, किसी तरह की सहायता की ज़रूरत है तो हमारे साथ आइए, कुछ इस तरह का कभी गवर्नमेंट की ओर से कोई सहयोग मिला है? हाँ मैम, 11 साल हो गए, ना गवर्नमेंट ना कोई मीडिया जी। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से जब कोविड में ये ज़रूरत है यहाँ हेल्प करवा दो, किसी ऊंचे ऑफिसर का ही फ़ोन आता हमें ब्लड चाहिए, बट उसके बाद वो शायद भूल जाते हैं, जब छोटा सा थैंक्स कई बार आ जाता है। इसके अलावा पता नहीं लोग की एनजीओ जो काम नहीं भी करती वो भी इतना रोज़ अवार्ड सेरेमनी, ऑनर सेरेमनी, बट इतने सिटीज़ में हमने काम किया, बट आज तक मेरे को ना किसी का फ़ोन आया। हाँ, एक बार मैं गवर्नर साहब के साथ खुद मिला था, जब खुद अपने काम दिखाए तो उन्होंने एक बच्ची के इलाज के लिए 3 लाख रुपए गवर्नर ने डायरेक्ट हमें दिया, वो दिया बच्ची के इलाज के लिए। तो जो अपने बलबूते पे तो गया, उनको बताया, बट आज तक उसके बाद वो भी मेरे अच्छे नोन थे। करणदेव कंबोजी मिनिस्टर थे, वो पहला मिनिस्टर था जिसने मेरे को खुद मतलब सपोर्ट करके मेरे साथ खुद वो गवर्नर हाउस तक मेरे को ले गया। उस बंदे को मैं एक्चुअली एक पॉलिटिशियन तो वो खुद ज़रूर हैं, बट वो एक समाज सेवक भी हैं, तो उस पर्सन ने मेरे को मतलब पहले बंदे गवर्नर से। और एक बार कुछ फंक्शन था तो मेरे को एक एनजीओ थी लुधियाना की थी, तो वहाँ भी गवर्नर साहब आए हुए थे, वहाँ ऑनर होने गया था मैं, अदरवाइज़ नहीं। मतलब कुछ जैसे भी हम वर्क के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, शायद मीडिया की नज़रों में या गवर्नमेंट की नज़रों पे नहीं आ पाते। बाकी ऐसा कुछ गवर्नमेंट एडेड हमें आज तक 100 रुपये की राशि भी नहीं मिली, और आज तक हमने कोई स्पॉन्सर वगैरह भी आज तक हमने नहीं ढूंढा। तो क्योंकि अपने ऊपर अगर भरोसा रखेंगे वो भी कितना कर पाएंगे, गवर्नमेंट 2, 4, 5 लाख एक बार दे देगी, उसके बाद वो नहीं। तो बस हम अपने बलबूते पे चल रहे हैं और परमात्मा करेगा कि और भी आगे ऐसे बढ़ते रहेंगे। सर ये बताइए कि 11 साल हो गए आपको, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ते रहे होंगे, कुछ छोड़ भी गए होंगे, क्या कभी ऐसा एहसास हुआ है कि कुछ लोग जो हैं वो पॉपुलैरिटी के कारण भी जुड़ते हैं या एनजीओ की रेपुटेशन को ख़राब कर देते हैं? कारण ये है कि आए दिन ये खबरें आती हैं कि एनजीओ स्टार्ट किया है और इन्होंने पैसे खा लिए हैं, तो एनजीओ को जो बदनाम करते हैं लोग, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या आपके साथ भी ऐसे कोई निजी अनुभव हुए हैं? बिल्कुल मैम, जब आपके साथ हज़ारों बंदे जुड़े हों तो पब्लिसिटी का काम हो, तो हमने जो अपना ना, इवन मैंने खुद को भी प्रोजेक्ट नहीं किया आगे जी, क्योंकि हमारे लिए हमारे शहीद उधम सिंह जी हैं, जब उनके नाम पे बनाइए। मेरा है कि फर्स्ट डे से ही रहा, भी देखो अपने नाम से पहले उस शहीद का नाम है, क्योंकि जिसका नाम अपन लेके चले हैं। तो कई बंदों को वो स्टार्टिंग में तो करते हैं भी यार शहीद करते हैं, बट उनमें जब उनको पता भी हमें 100 बंदा जानने लग गया, फिर वो अपने नाम को फेम करने में लग जाते हैं। जब वो चीज़ें करते हैं, काम कम करना, सिर्फ अपने नाम के लिए करना, फिर वो ग्रुप जो अच्छे वॉलंटियर दूसरे काम कर रहे थे उनको तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ ज़्यादा, तो मैं सारा वॉलंटियर्स के ऊपर छोड़ देता हूँ, तो वो अपने ग्रुपिज़म बना के कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, तो वो एक नई एनजीओ 10 कुछ दिन बाद एक नई एनजीओ अपने बना लेते हैं। तो मैं अगर उनसे सभी से यही सवाल करता हूँ भी जिन्होंने सेवा करनी होती है ना, वो एक घर में रह के कर लेते हैं। हमारे में कमी है तो आप छोड़ के क्यों जा रहे हो? उस कमी को सुधारो ना। हमने पैसा खाया तो वो 4 बंदे लेके आओ ना, जब उनसे मिलता नहीं, क्योंकि वो भागते क्यों हैं? भागते इसी चीज़ के लिए है ना, क्योंकि उनको तो अपने रोटी पानी का जुगाड़ करना है।
ठीक है ना, अपनी पॉपुलैरिटी लेनी है। हम बोलते हैं शहीद को पॉपुलर करो, उनके नाम को करो, उन्होंने नाम को अपने को करना है। चक्कर तो ये है। तो वो इसीलिए वो अपने साइड में भाग जाते हैं। बड़े बंदे छोड़ के मैं पूछता हूँ भाई बता कमी क्या थी, तो वो बोलते हैं जी कमी तो कुछ नहीं थी। मैंने कहा नहीं थी तो यार घर छोड़ के भागना नहीं होता। अगर आप इंसानियत आप में भी है ना, उस चीज़ के लिए खड़े हो, उसको और बेटर करो। वो बेटर नहीं कर पाते, वो अपने अपने इजी वे ढूंढते हैं। सो कभी मेरे ख्याल में मेरे को आज तक इस बंदे ने पर्सनली नहीं बोला तू ये खा गया कर गया। मैं चैनल के माध्यम से बोल सकता हूँ, जिस बंदे का मैंने पैसा 100 रुपया भी खाया होगा, वो 100 के बजाय मैं उस बंदे को अगर खाया होगा तो मैं 10,000 भी देने को तैयार हूँ। वो बंदा सामने आके कह दे, ठीक है, ओपनली मैं कहता हूँ, ठीक है। हाँ, टीम्स के खर्चे ज़रूर चलते हैं, मैनेज करने पड़ते हैं। किसी दोस्त ने दिए, वो बोल देता भी यार इधर लगा, मैं मेरी तरफ से चैरिटी है, तो वो मैं सोच समझ के, मैंने पहले ही बताया, मैं 100 में से 100 रुपया, अगर मेरे पास लाख रुपया पड़ा, मैं लाख रुपया नहीं लगा पाऊँगा। 10, 20, 30 हज़ार, कोई अपना बच्चा गरीब है, कुछ है, अपनी टीम के खर्चे, गाड़ियों में 70 दिन इस कोविड में गाड़ी चली है, उसकी मैनेजमेंट का खर्चा वो लगभग 1 लाख रुपया पड़ा ही। ठीक है, 1 लाख रुपया किसी से मांगा नहीं मैंने, जो वो ही कंट्रीब्यूट कर रहे थे, यार दोस्त मित्र कर रहे थे, उन्हीं में से वो खर्चा एडजस्ट करके हमने किया। क्योंकि हमारा बंदा, हमने कोई पैसा हम गलत यूज़ ही नहीं कर रहे, कोई हमारे बंदा कोई नशों पे नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, हमारी बैड संगति नहीं है, तो जो भी पैसा होगा किसी अच्छे काम के लिए यूज़ होएगा ना। तो हमारे जो दोस्त मित्र हैं उनको भरोसा है, वो आंखें बंद करके हमारे साथ चलते हैं। तो यही हमारा जो ट्रांसपेरेंसी का सारा सीन है। किसी बंदे को मैं बोलता ही नहीं हूँ भी मेरे को पैसा दो, मैं बोलता हूँ ये चीज़ लेनी, आप वो चीज़ दे दो या उस चीज़ के लिए पैसा दे दो। तो मैं बड़े काम जितना कर सकते हैं उतने जितनी डोनेशन आती रहे उस हिसाब से काम, अगले बंदों को काम ना दिखे तो वो बंदा बोल दे भी तूने काम नहीं किया, तूने 10 जगह से पैसे पकड़ रखे हैं, सो ऐसी चीज़ ही नहीं होएगी। हम लाखों में कंट्रीब्यूशन लेते, जब सारे मिलके 500, 1000, 2000 देते हैं तो कुछ ऐसा सीन क्रिएट ही नहीं होता। एक होता ना NRI अंधाधुंध पैसा दे रहे हैं, तो वो चीज़ ही नहीं है। हम आज भी आपके माध्यम यही बोलेंगे, एम्बुलेंस चाहिए, आपने किस वे से कैसे देना, आप आ जाओ जी। सो ये चीज़ें हैं जी। सर ये बताइए कि इतने सालों में आपको सबसे बड़ी चुनौती कौन सी फेस करनी पड़ी? चुनौती तो हर वक्त कुछ ना कुछ आती है, कुछ ना कुछ बड़ा करने की इच्छा होती है। अचानक कई बंदे आपका साथ ही छोड़ जाते हैं जी। वो कुछ बंदा वो ये पॉलिटिकली माइंड से है, कुछ है, होता है। आज से 6 साल पहले की बात होगी, मैं यूनिवर्सिटी में था, 6 से ज़्यादा ही साल होंगे। ब्लाइंड बच्चों के लिए क्रिकेट मैच करवाया था। अच्छा। ठीक है, मेरे कई दोस्त थे, तब इतना नहीं था, मतलब कई दोस्त थे, तो इवेंट करवाने लगे। वो पॉलिटिकली कुछ बंदों के इन्फ्लुएंस में थे, तो वो बोलते इसको चीफ गेस्ट रखना, वो रखना है। तो दूसरा बंदा वो थोड़ा एक्टिवली था, मीडियम उसने अपना नाम लिखवा लिया, मेरी NGO का नाम नहीं आया। वॉलंटियर सारे बार वो वॉलंटियर नाराज हो गए भी अपना तो यार नाम नहीं आया। मैंने कहा यार कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं आया तो कल आ जाएगा। तो वो इवेंट में सारे मेरे को छोड़ गए। तो उन ब्लाइंड बच्चों के लिए जब काम, अकेले बंदे को सारा उनके लिए सामान लाना करना, और स्टूडेंट लाइफ में पैसा नहीं होता था, तो उस दिन मैं टूटा था ज़रूर। मतलब बंदे को होता है, बंदा टूट जाता है, और जेब में जब पैसे ना, घर से कितने मांगेंगे। ठीक है, हर बंदा मतलब इतना फाइनेंशियली साउंड नहीं होता, तो बड़ी चीज़ें आती हैं। अब तो रोज़ 10 लोग छोड़ते हैं, करते हैं। अब टूटने वाली वो सीन, जब बंदा टूट जाता है ना, वो ज़्यादा जुड़ने लग जाता है। तो एक जैसे वो कहावत भी है ना, अगर पतझड़ में पत्ते झड़ेगी नहीं तो नए कहाँ से आएंगे, और जिन्होंने झड़ना है वो झड़ने दो। तो मेरे साथ बंदे टूटते हैं, कहता तू यार परवाह नहीं करता। मैंने कहा यार जिन्होंने जाना है ना, मेरे लिए तो करना नहीं है, मेरा घर या कोई कुछ बनना नहीं है। मैंने जिन्होंने जाना जाने दो यार। सो लोग नाराज़ होते तो सीधा ही बोल देता। मैंने कहा यार मैंने अपने नहीं तो करना नहीं है। जो सेवा के लिए जुड़ा होता है ना, वो सीधा स्पष्ट होता है। जुड़ना सीधा जुड़ो यार। मैं तेरे को पूछूंगा या क्या, हाँ तेरे घर में दुख दर्द है, मैं
पहले तेरे लिए रेडी, कोई मेरे लड़के का कोई एक्सीडेंट हो जाए, लाख रुपए आंख बंद करके मेरी जेब से वो निकाल सकता है। मैं सीधा बोलता हूँ, गवर्नमेंट इंश्योरेंस दे ना दे, मैं इंश्योर करता हूँ मेरे लड़के का कभी भी कुछ हो जाए। लाख रुपया तो ऑन स्पॉट की बात बोल रहा हूँ मैं, अगर जितना उसका इलाज चलेगा, जितना मैं कर पाऊँगा, अगर वो लाखों में भी जाएगा मैं करूँगा। ये मेरी तरफ से, उद्यम एनजीओ की तरफ से एक फ्री इंश्योरेंस है हमारा, तो कभी पीछे नहीं हटेंगे हम अपने, और आगे भी नहीं हटे हैं। कईयों घरों में दिक्कत आती है तो साथ देते हैं। जी सर, फ्यूचर में क्या प्लानिंग है, सोचा है कि एनजीओ को किस दिशा में लेकर जाएंगे? फ्यूचर में पहले तो बंदे को नहीं इतना सोच, पहले तो ये था यार मैंने लंदन जो उद्यम सिंह के नाम पे लंदन टीम बना, लंदन के वो उन्होंने कैक्सटन हॉल में जो खूनी जो जलियांवाला बाग का साका होता, वहाँ पे कैक्सटन हॉल में उन्होंने गोली चलाई थी। तो मेरा सपना था यार मैं ना लंदन में टीम बनानी है। तो वो मेरे भाई हरजीत कंबोज जी ने पूरा किया वहाँ पे, तो वो एक ड्रीम मेरा पूरा हो चुका था। बड़े शहरों में चलाना, वो ड्रीम छोटे छोटे वो पूरे हो चुके थे। बट जो अब ड्रीम, एक तो वक्त की डिमांड भी है। पहली डिमांड वही है कि एक एम्बुलेंस हमारे को चाहिए, एक तो कम से कम चाहिए जैसे सिटीज़ में है। उसके बाद मेरा जो ही है, जैसे ना पीजीआई में बच्चे आते हैं तो उनके रहने का अरेंजमेंट नहीं हो पाता, तो मैं एक ऐसी जगह बनाना चाहता हूँ जहाँ पे जैसे बच्चे 20, 30, 50 बच्चों के रहने का मैं अरेंजमेंट करूँ। सिर्फ रहने का अरेंजमेंट ना करूँ, उनकी अगर कीमोथेरेपी चलनी है ना तो उनके इलाज तक का पैसा भी मैं चलाऊँ, उनको एक प्रॉपर हाइजीन दूँ। मेरी ऐसी सोच है कि जिन बच्चों की कीमो होनी वो वहाँ से गाड़ी लेके उनको पीजीआई में जाए, ठीक है, ऐसी चीज़ बनाना चाहता हूँ। देखो अनाथ आश्रम बहुत होते हैं, करते हैं, बट मैं ऐसे बच्चों को, उनको मेडिकली साउंड करना, उनके आगे एजुकेशन तक, मतलब ऐसी चीज़ शायद किसी ने ना सोची हो। मतलब जीरो से लेके अगर 2-2 साल, साल के बच्चों को कैंसर है, तो ऐसे बच्चों के लिए मैं ऐसी चीज़ बना जाऊं जहां उनको रहने, खाने पीने, उनकी एजुकेशन तक ना ख़राब होए, भी उनको एक छत के अंदर अगर उन्होंने जाना, उनको दवाई भी मिले, वो बच्चा दवाई के लिए भी ना तड़पे, उनको एनवायरनमेंट हाइजीन इतना उनको ऐसी डाइट भी मिले जिसके ऊपर लाखों रुपये खर्चा आता है। बहुत सी एनजीओ हॉस्पिटल बना देती है, बट हॉस्पिटल को चलाना पॉसिबल नहीं है। हॉस्पिटल वही चला सकता है जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, जैसे पीजीआई है। एक हॉस्पिटल आज बना रहे हैं, यहाँ पे ये होएगा, फ्री होएगा। मान लो एक किडनी ट्रांसफर कितने आप कर लोगे, एक हॉस्पिटल में 1 या 2 कर लोगे, तो वो हॉस्पिटल इतना फ्रूटफुल नहीं होएगा। हॉस्पिटल आप उस जो गवर्नमेंट सेक्टर के बने हुए हैं वहाँ पे पेशेंट अडॉप्ट करके हेल्प करो ना। आप वहाँ एक अलग से डॉक्टर रखोगे, अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, जितने करोड़ों रुपए आप खर्चा कर रहे हो ना, उतने में तो आप 1000 पेशेंट अडॉप्ट कर सकते हो। आप क्यों नहीं कर रहे? क्यों? वहाँ से वो शायद बिजनेस वर्ड नहीं बोल सकूँगा, बट कुछ ना कुछ हर बंदा अपना अपना नेम भी चाहता है, वहाँ से अपनी फेम भी चाहता है, वो वहाँ नहीं करना चाहता। अगर बनाना है ऐसी चीज़, बड़े हमारे पास रोड साइड पेशेंट्स आते हैं, जब हम उनको बातें करते हैं भी यार इनको रख लो आप आश्रम में, हर बंदा बोलता फुल है। जी ठीक है, फुल है। फंडिंग तो वो कम नहीं अपनी कर रहे हैं, देशों विदेशों से सारी इकट्ठी कर रहे हैं, बट जब ज़रूरत पड़ती है फुल है। मतलब ऐसे सोर्सेज, ऐसे जो संस्थाएं बनी उनको अपना वे चेंज करना पड़ेगा। जी ठीक है, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, जिससे मतलब हर बंदे, संस्थाएं नहीं बननी जरूरी हैं, अच्छी बननी जरूरी है। बहुत से लोग अच्छा काम कर, अपने से हज़ारों गुना अच्छा काम कर रहे होंगे, बट मेरा विज़न क्लियर है भी ऐसे बच्चों के लिए 10, 20, 50, 100 बच्चे जैसे जैसे होएगा, उन बच्चों के लिए हाँ फंडिंग का भी नहीं है, भी कोई ना कोई फैमिली उस बच्चे को अडॉप्ट कर ले, बात ही ख़त्म है। अगर मैं 20 बच्चे रखूँगा, 20 बच्चों के लिए 20 फैमिलीज आ जाएँ, उसका काम चल जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो होएगा कुछ, तब तक गवर्नमेंट की एड लेंगे, कुछ भी लेंगे। तो मेरा फ्यूचर का यही प्लान है। खुद मैं डॉक्टर हूँ, तो मेरा विज़न भी यही है, और मेरे काफ़ी डॉक्टर दोस्त हैं, तो इसी चीज़ों के ऊपर मैं काम करना चाहूँगा। ये नहीं भी मेडिसिन, कैंसर की कैंप तो हमने कैंसर का लगवाया हुआ है, मेडिसिन हम सिर दर्द की दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर कैंसर का आप काम कर रहे हो तो कैंसर के बच्चों की मेडिसिन क्यों नहीं दिलवाते आप? बड़ी बन जाए एनजीओ से कैंसर बोल ली जाएंगी, दवाइयों की डोनेशन करो। यार डोनेशन दवाई को वो चाहिए ही उस बंदे को 5 से 10 हज़ार की डेली की मेडिसिन। तो ये चीज़ें हैं। लोग तो वो देख रहे हैं भी यार ये तो मेडिकल का मेडिसिन का कैंप ला रहा है, वो 50,000 में जेनरिक मेडिसिन ला के वो तो साल, और अपने इंडिया की वही है, एंटीबायोटिक फ्री में दे रहे हैं, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब ही नहीं किया, क्यों दे रहे हो आप? तो लोग यहाँ बाहर से आते हैं, यहाँ पे वही करते हैं, मेडिसिन का कैंप लगा दें, बाहर से पैसा इकट्ठा कर लें। आप उसको डायग्नोस तो कर दोगे यार, क्योर का क्या करोगे?
सो मेनली वही है, क्योर में उसकी मेडिसिन की हेल्प करो। बड़ी एनजीओ बोलता प्राइवेट की जगह गवर्नमेंट में हेल्प करो। गवर्नमेंट में हेल्प करनी मुश्किल क्यों है, टाइम लगता है। उनको पता है एनजीओ वालों को, मेरे को तो पीजीआई जाके बैठना पड़ेगा, जितनी देर उसके टेस्ट करवाना पड़ेगा। प्राइवेट का क्या है, बाहर से पैसा इकट्ठा किया दे दिया। मैं इस चीज़ों के खिलाफ हूँ। हाँ, टाइम पीजीआई में लगता है कि पेशेंट के लिए 1.25 साल लगा, बट लगा तो हमने करवाया उसके साथ 1.25 साल थे, कम से कम 100 बार खुद गया हूँगा मैं। तो जाना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती। अगर सेवा करनी तो करनी, ये नहीं पैसे यहाँ से पकड़े प्राइवेट वाले के साथ लिंक किया, ये ले पकड़ ले पैसे। प्राइवेट 10% रखो जब नहीं हो रहा, अदरवाइज गवर्नमेंट में हेल्प करो। तो मेरा यही विज़न है जी। तो हम चाहते हैं कि लोगों की भलाई के लिए आपने जो भी ख्वाब देखे हैं, इच्छा रखी है, वो ज़रूर पूरी हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं गौरव सिंह राणा के साथ, जो कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं और साथ में इस एनजीओ के सदस्य भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सबको तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपने अपने चैनल पे हमें हमारी कवरिंग की और हमें मौका मिला कि हाँ, हम मीडिया के साथ रूबरू हो सकें और अपनी वर्किंग और अपनी जो भी कोर हमारी जो भी फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करते हैं, जो भी सिस्टम है हमारा, सिस्टमेटिक वे है वर्क करने का, वो हम पब्लिक के साथ इंटरेक्ट कर सके। थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस एनजीओ के साथ आप किस तरह से जुड़े, कैसे पता चला इस एनजीओ के बारे में? मैम, मैं और डॉक्टर संजीव कंबोज बहुत ही अच्छे दोस्त थे पहले। तो डॉक्टर साहब ने जब ये एनजीओ स्टार्ट की, आई वाज परस्यूइंग माय ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी एंड डॉक्टर साहब वाज परस्यूइंग हिज मास्टर्स फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। सो वी हैव सम कॉमन फ्रेंड्स, सो ही अप्रोच्ड मी दैट एक्चुअली आई वाज वेरी एक्टिव इन पॉलिटिक्स। उस टाइम पे मैं पॉलिटिक्स में, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थोड़ा एक्टिव था ज़्यादा। तो डॉक्टर संजीव कंबोज जी मेरे को आए और उन्होंने मेरे को रियलाइज़ करवाया जब इन्होंने एनजीओ स्टार्ट की भी, गौरव ऐसे आपकी जो टीम है, आपके पास मैन पावर है, तो क्यों ना इस चीज़ को हम अच्छे से इस चीज़ को यूटिलाइज़ करें और कुछ ह्यूमैनिटी के लिए हम काम करें। तो उस टाइम मैं डॉक्टर साहब के साथ जुड़ गया और 11 साल हो चुके हैं, हम अब तक साथ हैं। हाँ जी, बात है। सर, आप एडवोकेट हैं और डॉक्टर संजीव कंबोज ने यही बात कही थी कि आप फ्री जो लीगल सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करते हैं। ये बताइए कि कौन से लोगों को आप ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? मैम देखिए, अभी हमने कोविड टाइम में जब जैसे ये सेकंड वेव आई थी, तो आपको पता ही है अभी सेकंड वेव में कई जो इंसान थे जिन्होंने इस आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश की और कई जो मतलब इंसान हैं उनका फ़ायदा उठाया गया, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया गया। जैसे ऑक्सीजन फ्रॉड्स हुए, एम्बुलेंस के जो रेट्स थे उन्होंने जो नॉमिनल रेट्स थे उससे ज़्यादा उन्होंने आफ्टर गवर्नमेंट ने कैपिंग भी कर दी, गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट भी कर दी भी एम्बुलेंस के जो ये रेट्स हैं इससे ज़्यादा कोई चार्ज नहीं कर पाएगा। उसके बावजूद भी लोगों ने अपना जो लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाया और उनसे 10-10 गुना ज़्यादा रेट चार्ज किए उन्होंने। तो उस टाइम हमने एक अपनी कोविड लीगल रिलीफ, हमने अपने एनजीओ का लीगल सेल है जो हमारा, हमने कोविड लीगल रिलीफ की टीम हमने कॉन्स्टिट्यूट की और हमने डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट सिटीज़ के एडवोकेट्स को जो अलग अलग शहरों में प्रैक्टिस कर रहे हैं हमने अप्रोच किया। तो हमने एक ऐसी पूरी टीम कॉन्स्टिट्यूट कर ली। हमारे साथ दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट्स जुड़ गए, कोलकाता हाई कोर्ट के एडवोकेट्स भी जुड़ गए और काफ़ी कोर्ट्स के पंजाब से, हरियाणा से काफ़ी हमारे साथ एडवोकेट्स जुड़ गए। तो उसमें हमने इसका ये हमारा जो उसमें मेन मोटिव था कि जो भी पर्सन्स अपना कोविड के रिलेटेड मेडिसिन के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन का, आपको पता है कितनी ब्लैक हुई, और जो भी जिनको भी अगर कोई चीटेड हुआ, कोई किसी के साथ फ्रॉड हुआ, तो हमने उन लोगों को बोला, हमने सोशल मीडिया के थ्रू हमने अपनी चैनल्स के थ्रू, मतलब हर एरिया में हमने जो डिफरेंट मेरे फ्रेंड्स थे एडवोकेट्स,
हमने अप्रोच किया लोगों को भी, अगर किसी के साथ भी कोई चीटिंग हुई है तो दे कैन अप्रोच अस डायरेक्टली, और हम ये सारे केसेस प्रो बोनो करेंगे विदाउट एनी फीस चार्ज। और हमारे पास लोग आए भी मदद के लिए, जैसे किसी की FIR नहीं रजिस्टर हुई। अब मेरे एरिया में अम्बाला में एक पर्सन थे, उनके साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए फ्रॉड हुआ, उनसे पैसे ले लिए गए और उनको सिलेंडर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो कि प्रोवाइड नहीं किए गए। तो पुलिस ने मतलब FIR नहीं लॉन्च कर रही थी, कंप्लेंट बेसिस उसकी कंप्लेंट ले ली, तो हम खुद गए, हमने FIRs लॉन्च करवाई पुलिस स्टेशन में, और भी काफ़ी तरह की हमने मदद की। और उसके साथ साथ हमने कोविड रिलीफ फंड एक और चलाया हुआ था, जिसमें हमारी एक प्रॉपर, हम जो कोविड पेशेंट्स हैं, जैसे अगर आप सोचो है ना, कोई पूरी फैमिली है, कोई पूरी फैमिली को कोविड हो गया तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है ना, कुक करना मुश्किल हो जाता है उनके लिए ग्रोसरी खरीदना, वो घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो हमने पूरा मॉर्निंग टाइम और नाइट टाइम हमने फूड डिलीवरी की, कुकड फूड, पैक्ड फूड हमने ट्राई सिटी में, मोहाली, चंडीगढ़ और पंचकुला हमने कुकड फूड उनको उनके घर पे डिलीवर किया। और उस टाइम में जैसे जो आपको पता है वर्किंग क्लास होते हैं, लेबर क्लासेस होती हैं, सो उनका रोज़गार छिन गया था बिल्कुल कोविड टाइम में, और कोई भी उनको सपोर्ट नहीं थी, है ना, वो हैंड टू माउथ थे। तो हमने हर डिफरेंट एरियाज़ में जाके अपनी टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की और हर अलग अलग एरियाज़ में जाके हमने राशन डिस्ट्रीब्यूशन की। सर, ये तो आपने बताया कि कोविड के समय आपने किस तरह से मदद की, आपकी टीम ने, आपकी NGO ने। जो आप फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, कोविड के अलावा भी आपने की है या आप करते हो? मैम एक्चुअली अभी जैसे हमने अपना फ्री लीगल सर्विसेज का अपना लिंक जो डाला हुआ है, हमारा जो उद्यम NGO एक सोच, हमारा फेसबुक पे पेज भी है, उस पर भी हमने अपनी सारी डिटेल्स डाली हुई हैं। तो और भी जैसे कोई पर्सन, जैसे हमारे सेमिनार्स होते हैं या कहीं हमारी एग्जीबिशंस होती हैं तो NGO की, तो हम वहाँ भी ये ज़रूर लोगों को अप्राइज़ करवाते हैं कि हम फ्री लीगल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। जो कोई इंसान जो बिलो पॉवर्टी लाइन हो, जो अपना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता किसी केस के रिलेटेड, तो हम ज़रूर उसको भी, अगर हमें कोई अप्रोच करेगा तो हम उसको फ्री लीगल सर्विसेज ज़रूर देंगे। सर, एक क्वेश्चन आपसे ये है कि NGO के साथ जुड़ने के बाद, यानी कि लोगों की सेवा करने के बाद, आपने अपने व्यवहार में या अपने आप में कुछ बदलाव महसूस किया है? 11 साल पहले का गौरव, 11 साल के बाद लोगों की सेवा करने वाला गौरव, क्या फ़र्क महसूस होता है? जब इंसान अगर सेवा में लग जाता है तो उसमें काफ़ी डिफरेंसेस आ जाते हैं। जैसे जब हम ऐसी सिचुएशंस देखते हैं, हम PGI में जाते हैं ना, रात भर हम PGI में, हमारी रात भर PGI में लगती थी, तो हम वहाँ जो माहौल ऐसा होता था वहाँ पे, मतलब कितने दुखी इंसान होते थे, उनको सोने की जगह नहीं और उनको खाने की जगह नहीं। तो उसके बाद हमने डिसाइड किया भी हमने PGI के हर मंथ PGI के बाहर लंगर लगाना स्टार्ट कर दिया उस टाइम में। ये तकरीबन 5-6 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो काफ़ी चेंजेस आते हैं इंसान में, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशंस को टैकल कर लेता है जो उसने अपनी लाइफ में पहले कभी देखी नहीं होती, और इंसान ग्रो करने लग जाता है, मैच्योर हो जाता है टाइमली। जब इंसान किसी घर में जाते हैं, हम जैसे अब हम ट्राईसाइकिल्स या व्हील चेयर्स किसी घर में जाके डोनेट करते हैं, तो हम वहाँ बैठते हैं तो उनके घर वाले हमारे लिए मतलब ऐसे बिहेव करते हैं, अभी खाना खाओ हमारे घर पे। तो जब उनके साथ बैठ के खाना खाते हैं या चाय पीते हैं और उनकी दुख दर्द सुनते हैं, तो इंसान को लगता है भी इस पूरे संसार में दुख बहुत हैं, जितना भी मैं अपने लेवल पे मैं कर पाऊँ मैं करूँगा। तो इंसान में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं, पॉजिटिव चेंजेस आ जाते हैं इंसान में। सर, ये बताइए कि आपने क्या सोचा है कि आने वाले समय में इस NGO को आप कहाँ देखना चाहते हैं, या इस NGO के लिए क्या करना चाहते हैं? मैम वैसे तो हम इनिशियली इस NGO के लिए जो हम अभी जो सोच रहे हैं वो हम एम्बुलेंस सर्विसेज ट्राई सिटी एरिया में फ्री प्रोवाइड कराएंगे, और हम अब एक टीम भी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे अपने NGOs में एडवोकेट्स की, जिसमें हम मतलब ऑल ओवर इंडिया फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएँ। हमारा जो कनेक्शन हो वो इतना स्ट्रॉन्ग हो कि हम जिस भी शहर में जाएं, हम
अगर हमें किसी भी शहर से कोई भी कॉल आए हेल्प के लिए तो हम कर पाएँ। और मैं इसमें एक बात और भी कहना चाहूँगा, जैसे डॉक्टर साहब ने आपको पहले ही बता चुका है, जो हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग कर रहे हैं ऐसा बनाने की, वो हमारे दिमाग में क्यों आई? हमने जैसे हमारे एनजीओ के हम हमारा मोटो है सर्विंग ह्यूमैनिटी इन एवरी पॉसिबल वे। तो हम ये नहीं देखते क्या काम है, कैसा काम है, कैसी मदद है, किसकी मदद है, हम बस जुट जाते हैं। हमें लगता है अभी हमारे पास कोई आया है तो वो खाली हाथ हमारे से ना जाए। जितना हमसे बन पड़ता है, जितना हम अपने लेवल से ऊपर भी, अपनी लिमिट से बाहर भी जाके उसकी मदद करते हैं। तो हमने रोड साइड असिस्टेंस की सर्विसेज स्टार्ट की। जैसे आप रोड साइड देखते हो कोई बेचारे बुजुर्ग बैठे रहते हैं, तो हम क्या करते थे, उनको उठाते थे, उनको मतलब नहलाते थे, उनके सारी प्रॉपर हाइजीन उनका और प्रॉपर उनकी करके उनको हॉस्पिटल में अगर उनको कोई मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत होती थी या किसी भी तरह की, तो हमने कई अपने पेशेंट्स जो रोड साइड से हमने उठाए 6 फेस हॉस्पिटल, अपना सिविल हॉस्पिटल में हमने उनको एडमिट कराया। उनका खर्चा जो भी मतलब अगर वो 7 वीक्स या 10 डेज़ या जितना भी 1 मंथ या 2 मंथ जितना भी उनका असिस्टेंस चली मेडिकल की, वो हमने खुद खर्चा उठाया। और उसके बाद जब हमने कई आश्रम्स को, मैं पर्टिकुलरली नेम नहीं करना चाहूँगा किसी को, क्योंकि कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती हैं अननेसेसरी, और हमारा कोई मोटिव नहीं है अभी हम अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज क्रिएट करें। तो जैसे हमने उन आश्रम्स में खुद जाके अपने मदद भी की हुई है। उन आश्रम्स में जब हमने उन आश्रम्स को अप्रोच किया भी, प्लीज़ आप ऐसे कोई इंसान है उसको आप अपना रखो अपने पास, तो उन्होंने हमें सीधा ही ना कर दिया भी हमारे पास बेड्स नहीं है और हमारे पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है, हम इसको रख नहीं सकते। तो मतलब उस टाइम हमें बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा फील हुआ कि यार हमने खुद उन आश्रम्स में जाके उनकी मदद की है, जो भी उन्होंने हमसे डिमांड किया हमने उनको प्रोवाइड करवा के दिया है। लेकिन जब अगर हम किसी और इंसान के लिए उनसे मदद मांग रहे हैं तो मतलब वो डायरेक्टली दे आर सेइंग नो ऑन योर फेस, तो इट डिसर्टन्स यू। तो इंसान को दर्द महसूस होता है भी कोई यार ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमने ये सोचा भी हम एक जगह अपना लेके और ऐसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे जिसमें हम पेशेंट्स अपना ओल्ड एज जो या रोड साइड पे जो भी होते हैं उनको प्रॉपर असिस्टेंस, प्रॉपर उनकी हाइजीन और प्रॉपर उनकी केयर, मेडिकल फैसिलिटीज़ जो भी हमसे हो पाएगा, जितना भी हमसे हो पाएगा हम करेंगे। अब पीछे एक केस था, एक 29 सेक्टर में साईं मंदिर है चंडीगढ़, हमने काफ़ी अप्रोच भी किया, मतलब यहाँ चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को भी अप्रोच किया। एक ब्लाइंड पर्सन है, उन्होंने MSc की हुई है पंजाब यूनिवर्सिटी से, और वो मंदिर के सामने एक मंजे के ऊपर लेटे होते हैं और बारिश में, धूप में, उनका वो ब्लाइंड है, उनका कोई केयर टेकर भी नहीं है वहाँ पे। हमने काफ़ी आश्रम्स को उस टाइम दोबारा अप्रोच किया भी आप प्लीज़ इनके लिए कुछ करिए या इनको रखिए, तब भी हमें मतलब वी गॉट क्लियर नो ऑन आवर फेस। तो हम बहुत ज़्यादा डिसर्टन हुए, तो तब हमने ये डिसाइड किया वी विल वर्क ऑन दिस। हाँ जी, और will take look after these persons who have no assistance, who have no family। तो हमने ये डिसाइड किया भी हम एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूर डेवलप करेंगे फ्यूचर में। बिल्कुल, तो हम चाहते हैं कि लोग आपकी मदद के लिए आगे आएँ और आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो। सर, जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहते हैं? मैम, बस मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, फ्रॉम डीप कोर ऑफ माई हार्ट। यू गाइज आर डूइंग ग्रेट वर्क, कुडोज टू यू। आप मतलब इतने पैशनेटली अपने काम को लेकर आप पैशनेट हो और ज़ील है आपके अंदर, और आपने हमें मौका दिया अपने चैनल पे कवरिंग का। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और आपके व्यूअर्स से मेरी एक ही हाथ जोड़ के यही मेरी गुजारिश है भी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि ऐसे अच्छे चैनल्स जो सच्चाई को कवर करते हैं, जो अच्छी चीज़ों को कवर करते हैं, जो किसी हाइप में नहीं पड़ते, जिनको मीडिया कवरेज नहीं मिलती है, ये ऐसी चीज़ों को कवर करते हैं। तो ऐसे चैनल्स को ज़रूर ऊपर लेके जाना चाहिए, ऐसे चैनल्स की ग्रो में ज़रूर अपना हाथ होना चाहिए, और मैं आपका थैंक यू कहूँगा इनमें बहुत।
वाकई दोस्तों, कहते हैं कि जब सारी उंगलियां मिल जाती हैं तो एक मुट्ठी बनती है। ठीक उसी तरह से जब सभी सदस्य मिलकर काम करते हैं तो एक टीम बन जाती है। तो वाकई ही ये जो एनजीओ की टीम है एक अच्छा काम कर रही है सोसाइटी के लिए, तो काबिले तारीफ़ है इनका काम। तो हम यही प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि ये हमेशा ही आगे बढ़ते रहें, लोगों की सेवा करते रहें। आज के इस एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।